हाँ, एक वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हॉकिश हैं टूवर्ड्स ईरान एंड चाइना, जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रूबियो और मार्को रूबियो भी आ जाते हैं। जेड कुशनर भी उसमें आ जाते हैं। ये तो एक तरह से इजरायली प्रपोजल्स को ही वहां पे डिफेंड करने आ रहे हैं। तो दोनों अलग कमरों में फ्री कैन को बिठाया जाएगा और हमारे जो शहबाज शरीफ होस्ट हैं, और हो सकता है उनके साथ आर्मी चीफ भी, हमारे फील्ड मार्शल भी साथ हों, तो वो दोनों फ्री कैन को सुनेंगे और दोनों की डिमांड एक दूसरे के सामने रखेंगे। और उसके बाद उन डिमांड्स के ऊपर बात होगी जो कि काबिल अमल हैं, जिनके ऊपर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है दोनों ममालिक की, शामिल है कि नहीं। और मुझे एक स्टूडेंट ऑफ आईआर के तौर पर यह नहीं लगता कि ईरान इसके ऊपर मुत्तफिक होगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से जुनेद बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के सर पे ये जो दस्तार सफारती सतह पे रखी है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमें इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती है। जहाँ तक आपने बात की है कि हमें कितना पुरुम्मीद होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये सूरज की वो पहली किरण है, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला उजाला जो है इंशाल्लाह। दुनिया के अंदर जो अमन का जो है वो इंशाल्लाह अभी मुंतजर है। और एक रोशन दिन जो है अमन का, वो पूरी दुनिया आने वाले वक्तों में देखेगी। देखिए, इस वक्त जो दोनों फ्रीक है ना, वो दोनों अपनी मैक्सिमलिस्टिक जो डिमांड्स हैं उन्होंने इस पर रखी हुई हैं। एक तरफ हम्म। ईरान के 10 पॉइंट्स आपको नजर आते हैं, जिसके अंदर ईरान जो है वो तमाम ग्रुप्स के खिलाफ जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं उनको हॉल्ट करने की बात कर रहा है। नंबर दो, जितनी भी इस वक्त अमेरिकन ट्रूप्स हैं, कॉम्बैट फोर्सेस हैं इस वक्त अमेरिकन की, उनको इस खित्ते से इनखला की बात कर रहा है। और जितने भी ओवरऑल अगर आप देखें तो गल्फ कंट्रीज के हम्म। अंदर मिलिट्री बेसिस की भी बात होती है। तो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो ईरान ने अपने मैक्सिमलिस्टिक सामने रखे हैं। इसी तरह जरूर। से जब आप अमेरिकन डिमांड्स की बात करते हैं तो अमेरिका की तरफ से आपकी तरफ सबसे पहले यूरेनियम इनरिचमेंट की बात की जी जाती है हाँ। कि जितने भी न्यूक्लियर स्पाइल वहाँ पे स्टॉक पाइल्स हैं, उनका खात्मा किया जाए। और न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मुस्तकबल के अंदर ईरान जो चाहता है उस इनरिचमेंट को ख़त्म किया जाए और ज़ीरो हम्म। इनरिचमेंट होनी चाहिए, जो कि हो चुकी थी ऑलरेडी जब ओमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, इन मुज़ाकरात के अंदर इससे पहले जो दो राउंड आपको ओमान के अंदर और कतर के अंदर नज़र आते हैं, जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो उन मुज़ाकरात का हिस्सा थे। तो हम देखते हैं कि कतर के ऊपर भी हमला और हुआ जनीवा है, के ऊपर भी दुरुस्त। जो हमले हो गए। और यही वो चीज़ है जिसने ईरान को बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल कर दिया, बिल्कुल। मशकूक कर दिया और टुवर्ड्स शायद द अमेरिकन डॉक्टर साहब अप्रोच। यही वजह भी है कि अभी भी ईरान बेतमाद का इजहार नहीं करता, ना जेरेड कुशनर पर और ना ही स्टीव विटकॉफ पर। वो कहते हैं कि जी अगर ये मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे तो क्योंकि ये स्पोक पर्सन हैं एक तरह से इसराइल के, इसलिए हम इन पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं साथ ही साथ जेडी वैंस भी, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि कितना पुरएतमाद होना चाहिए ईरान को, इन मुज़ाकरात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए? क्योंकि इजराइल बहरहाल ये कोशिश करेगा, नेतन्याहू जैसे ही सीज फायर हुआ तो वैसे ही उनके ऊपर वहाँ पर केसेस भी खुल गए हैं दोबारा से, अदालत ने दोबारा से उन्हें बुला लिया है और इस वक्त लगता है कि उनके ऊपर शिकंजा तंग कर लिया गया है। उनके जो वहाँ पर हिमायती हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जंग बंद नहीं होनी चाहिए थी, सीज फायर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सीज फायर होता है तो नेतन्याहू ने अपनी सियासी कब्र खोद दी है इस सीज फायर से। तो आप समझते हैं कि वो फिर भी कोई ना कोई अपनी बका के लिए, अपने बचाव के लिए कोई ना कोई शरारत फिर से करेंगे, जैसे लेबनान के साथ ईरान के साथ महाज अभी रुका नहीं, थमा नहीं, कि उन्होंने लेबनान के साथ आगाज कर दिया उसका, जो कि पहले भी है चल तो रहा था लेकिन एक बार फिर से उसमें शिद्दत आ गई है। तो कोई शरारत तो हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जेडी वैंस के होने से कितना हमें पुरएतमाद होना चाहिए? जी, पहले आपके सवाल का पहला जो हिस्सा है जेडी वैंस के हवाले से, मैं उसकी तरफ आता हूं कि जेडी वैंस जो हैं वो बुनियादी तौर पर ईरान के खिलाफ दो तरह के, बेसिकली इस वक्त ना अमेरिकन की जो डेमोक्रेट्स की कैबिनेट में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हॉकिश हैं टूवर्ड्स ईरान एंड चाइना, जिसके अंदर स्टीव विटकॉफ भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रूबियो और मार्को रूबियो भी आ जाते हैं। जेड कुशनर भी उसमें आ जाते हैं। ये तो एक तरह से इजरायली प्रपोजल्स को ही वहाँ पे डिफेंड करने आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जब आप जेडी वैंस की बात करते हैं ना, अगरचे उनके बॉस डोनाल्ड ट्रंप हैं और उनके साथ भी उनको अलाइनमेंट रखनी है, लेकिन वो अपने जाती जो उनका मौक़िफ़ है ईरान के ऊपर हमले के हवाले से, वो शुरू से ईरान के ऊपर हमले के खिलाफ रहे हैं। जी। और उसका वो मुख्तलिफ पब्लिक फोरम्स के ऊपर जो है वो इसका इजहार भी करते रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो जेडी वैंस को ईरान के लिए एक काबिल एतबार और मोतबर और एक मुस्तनद शख्सियत के तौर पर ईरान उनको देखता है। और इसी वजह से
वो पुरुम्मीद भी हैं कि जेडी वैंस के आने की वजह से, क्योंकि जेडी वैंस वो शख्सियत हैं जो 2028 के अंदर होने वाले जो अमेरिकन सदारती इलेक्शंस होंगे अमेरिका के अंदर, उन इलेक्शंस के अंदर वो रिपब्लिकन की तरफ से सदारती उम्मीदवार भी हैं सदर होने के। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा है जेडी वैंस के लिए कि अगर वो इन मुज़ाकरात को, जिसका मुझे ये इंशाल्लाह ताला लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो इंशाल्लाह। जाएंगे। अच्छा, दो बुनियादी चीज़ें हैं जो अमेरिका की तरफ से जिनका आपने भी इजहार किया वानी साहब, कि एक तो यूरेनियम की अफजूदगी का जो सिलसिला है, अमेरिका कहता है कि इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसका मुकम्मल खात्मा करना होगा। और दूसरी चीज़, आबना हुर्मस अब एक अहमियत का मरकज़ बन चुका है, जो कि जंग से पहले बिल्कुल नॉर्मल एक रूट था और उसके ऊपर कोई बंदिश भी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि ईरान का कंट्रोल है उसके ऊपर, तो आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें ईरान के लिए काबिल कबूल होंगी? और इसी तरह से जो ईरान की शराइत हैं, जिसमें सैंक्शंस का हटाना है, जिसमें मुस्तकिल और पायदार अमन है, दोबारा जारियत का मुसल्लत ना करना है, और इसी तरह से उनके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया या उनके जो नुकसानात उसका अजाला, तो दोनों ममालिक में से वो कौन कौन सी शराइत हैं जो आपको लगता है कि काबिल कबूल होंगी, और कौन सी चीज़ें जिस पर डेडलॉक बहरहाल हो सकता है? देखें, जब भी दोनों फ्री कैन अपनी मैक्सिमलिस्टिक डिमांड्स के साथ आए हैं ना, तो सबसे पहले तो दोनों अलग कमरों में फ्री कैन को बिठाया जाएगा और हमारे जो शहबाज शरीफ होस्ट हैं, और हो सकता है उनके साथ आर्मी चीफ भी हमारे फील्ड मार्शल भी साथ हों, तो वो दोनों फ्री कैन को सुनेंगे और दोनों की डिमांड्स एक दूसरे के सामने रखेंगे। और उसके बाद उन डिमांड्स के ऊपर बात होगी जो कि काबिल अमल हैं, जिनके ऊपर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है दोनों ममालिक की। उनके अंदर आपने जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की है, तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के भी जो पिछले दिनों स्टेटमेंट सुनने को मिली थी, वो ये कह रहा था कि मैं एक ज्वाइंट मैकेनिज्म जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये आपको प्रैक्टिकल कोई काबिल अमल तजवीज़ लगती है? ये तो मेरी ज़ाती राय तो यह है कि उसी तरह का एक वो ख्वाहिश है कि ईरानी अवाम उनको अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मिल के काम कर पाएंगे? हाँ, देखिए, ख्वाहिश और इरादा तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक तरफ ख्वाहिश तो आप कोई भी कर सकते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन देखना यह है कि दूसरे फरीक का इरादा या ख्वाहिश भी इसमें शामिल है कि नहीं। और मुझे एक स्टूडेंट ऑफ IR के तौर पर यह नहीं लगता कि ईरान इसके ऊपर मुत्तफिक होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि ईरान ने इस जंग के अंदर जितना नुकसान उठाया है, उसने अल्टीमेटली अजाला तो उसको उस नुकसान का चाहिए। या डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक से वो पैसे इकट्ठे करके उनको देगा, या फिर ईरान कहता है कि आप अगर अरब ममालिक नहीं मुझे पैसे देते या कोई ऐसा मैकेनिज्म सामने नहीं आता, तो एक खास महदूद वक्त के लिए ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसके ऊपर जो टोल चार्जेस हैं वो लगा दिए जाएंगे, जिसके अंदर ओमान और ईरान मिलकर एक ज्वाइंट मैकेनिज्म तश्कील देंगे, जिसके हवाले से इस जंग का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला जो है वो बाहर बिल्कुल। और वो जानी नुकसान का अजाला भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना खून जो रायगा गया है, जो जाया हुआ है, हम उसको भी रायगा नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।